प्रॉफिट वाले मामले में हेमंत सोरेन जी अभी भी घिरे हुए हैं, उस पर सुनवाई चल रही है हाई कोर्ट में। देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जहाँ तक मामला है, मैं आपको बता दूँ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि हिंदुस्तान में कहीं भी आप जाइएगा एक भी सरकार नहीं टिकेगी। रांची शहर में जो आदिवासी नेता है वो आदिवासी का ज़मीन बेचवाता है पहले। अच्छा। उसमें बिल्डिंग भी वही बनवाता है जो आदिवासी का नेता है। अच्छा। अभी विधायक भी हैं कई लोग। हाँ। और उसके बाद जो ज़मीन जब हो जाता है, आपको ताज्जुब लगेगा कि आदिवासी की ज़मीन की सारी कागजात बनते हैं कलकत्ता में, और सीओ चुपचाप इसलिए रहते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें किसी आईएएस का लिप्ता है। अभी लेटेस्ट आपको पूजा सिंघल वाला ही मामला है, उसके अगल बगल पूरा जितना है सब आदिवासी। ऐसे कई ज़मीन है रांची में, और सिर्फ ज़मीन रांची में ही नहीं, ये आपको देवघर में भी मिलेगा, धनबाद में भी मिलेगा, और आदिवासी इलाके में। चूँकि ये जो आपको अगर अंदर की बात बताएं तो चूँकि ज़मीन आप जो 2 नंबर का पैसा कमाते हैं सरकार में, तो वो पैसा आप 1 नंबर रजिस्ट्री करा के तो ले नहीं सकते। आपके नाम से जब रजिस्ट्री होगी तो वो दिख जाएगा कि इतनी प्रॉपर्टी अर्जित किए हैं। लेकिन पिछले 5-6 साल से तो ऐसी भी जांच चली रही है, फलाफल कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब जांच चलते रहेगा, क्योंकि जांच करने वाले ही जांच कर मेन लिप्त हैं इसमें। तो ये क्या है हकीकत कि आदिवासी की ज़मीन देने के लिए आप 2 नंबर का पैसा दीजिए, और 2 नंबर का पैसा में वो ज़मीन हो गया, उसको किराए का मकान में रखिए या अपने किसी और काम में इस्तेमाल करके आप लेते रहिए, लेकिन आप रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं दिखिएगा। अच्छा। तो आदिवासी ज़मीन का ये एडवांटेज है, ये जब तक सरकार हेमंत की ज़मीनी सर्वे नहीं कराएगी ये बिल्डिंग किसका है, और उसको आईडी के साथ नहीं जोड़ेगी। मान लीजिए नगर निगम को ये ताकत दे कि भाई तुम हर मकान का हमको आईडी दो और इसके मकान का मालिक का नाम दो, पहचान करे वो। हाँ, और उसी मकान के नाम पे होल्डिंग टैक्स होगा। तो शिनाख्त के बाद। हाँ, शिनाख्त के बाद देखिए सारा कहानी आपको सामने आ जाएगा, किसका मकान है, बेनामी संपत्ति बाहर आ जाएगी। संपत्ति बाहर आ जाएगी। तो सरकार कहीं ना कहीं ये सब मामले में लिप्त है। ये जो माइग्रेशन हो रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज का, ये आप सीधा सीधा अपना वोटर को धोखा दे रहे हैं। भाई, तो जम्मू कश्मीर में बीआरओ की सड़क बनाने के लिए झारखंड से मजदूर जाता है। बिल्कुल। तो ये तो समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बता रहे हैं कि झारखंड का बस आता है गांव में साहब। ये जो जामताड़ा है या दुमका है या इस तरह का एरिया है जहाँ पिछड़ापन है आपको, मैं आपको बताऊं कि बाहर से गुजरात से बस आता है, हैदराबाद से बस आता है कि भाई साहब आ जाओ, हैदराबाद में लेबर नहीं मिल रहा है, समझ गए ना, अहमदाबाद में लेबर नहीं। मैंने हम लोग का बिहार और झारखंड लेबर आपूर्ति वाला लेबर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्टर, और उसी लेबर के बीच में से कुछ नेताजी के एजेंसी लिए हुए हैं जो लेबर सप्लाई करने का ठेका लेके रखे हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? तो देश में भी रोजगार संकट, झारखंड अपने प्रदेश में भी रोजगार संकट, वैसा ही गरीबी, वैसा ही मंदी, कैसे चलेगा? देखिए, चलने को क्यों नहीं चलेगा अगर ढंग का आदमी सामने आए और जनता ढंग के आदमी को चुने। पैसा की कोई कमी थोड़ी है। तो आप सोच लीजिए कि कितनी खराब हालत पे पहुंच गया हमारा पड़ोसी राज्य श्रीलंका। बगल में पाकिस्तान की स्थिति, जिससे हम लोग हमेशा वो हमसे युद्ध लड़ते रहा, वो आज की स्थिति में वो खुद से कंगाल होते जा रहा है। तो पड़ोसी हमारा स्थिति में ठीक नहीं है, तो भारत के लिए क्या ये सही रहेगा? मैं कल किसी से डिस्कस कर रहा था, श्रीलंका के बारे में ही डिस्कस कर रहा था। प्रेसिडेंट फादर, फिनांस मिनिस्टर ब्रदर, जी, समझे कि नहीं, होम मिनिस्टर कोई और ब्रदर, पूरी फैमिली ब्रदर, बेटा हो गया खेल मंत्री। इतनी एबिलिटी थी तो श्रीलंका को 4 चांद लगा देते। आज भी जो यहाँ पे कट्टरतावाद जो परसेप्शन बनाया गया है, हमारा हिंदुस्तान ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो श्रीलंका बन गया होता, और भविष्य में मैं बनने की कामना नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हमारे लोग ऐसे नहीं। हमारे लोग, हमारा देश किसान प्रधान देश है, और किसान की कुव्वत है हम लोगों को बैठा के खिलाने के। जब दूसरे देश को खिलाना, तो मोदी जी चाह लें या मोदी जी के कोई आके चाह लें, मैं आपको बता दे रहा हूँ, भारत के लोग इतने अच्छे हैं। मतलब अडानी अंबानी का भरोसे नहीं चलता? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। अडानी अंबानी तो पैदा करता, कई अडानी अंबानी पैदा कर देगा हमारा किसान।
ये सब भूल जाइए। देखिए, एक बात बता रहे हैं कि हमारे भारत की एक बहुत बड़ी एकता है हमारे गरीबों के बीच में, और वो गरीब हमको खिलाता है, गरीब खिलाता है। और वो गरीब खिलाता है। और हम लोगों के पास एक ताकत ये भी है कि जो हम कमाई करते हैं बिना जीएसटी के भी हम खरीद सकते हैं जी। ये प्रोविज़न आज भी है। सरकारी टैक्स भले ही लग गया है, लेकिन जो किसान सब्जी उगा करके डायरेक्ट टोकरी में रखता है रोड पे, उससे हम डायरेक्ट खरीद लेते हैं सरकार को बिना बताए भी, तो वो टैक्स नहीं लगता। वो टैक्स नहीं लगता है। तो आज भी पॉपुलेशन का 60% आबादी हमारा उस पर टिका हुआ है, कोई सरकार की मेहरबानी पे नहीं टिका हुआ है। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है, अर्थव्यवस्था कितनी खराब है, आप अंदाजा करिए कि रोज हमारे रुपए के मूल्य जो है डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। नहीं, बिल्कुल। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, गैस की कीमतें बढ़ रही है। आप एक बात बताइए, किसी आदमी को, मैं उनका नाम भी इसलिए नहीं लेता कि कांग्रेस ने उनको पैदा किया और बीजेपी ने उनको अपना पापा बनाया। कांग्रेस ने उनको अपना बेटा बनाया, बेटा बना के ज़मीन दिया कि आओ बेटा तुमको हम जगह देते हैं फ्री में। बीजेपी ने उनको अपना पापा बनाया। तो दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, भले ही आज कांग्रेस जो बोल रहे या बीजेपी जो बोल रहे। मैं चूंकि कांग्रेस परिवार से भी आता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि कांग्रेस की गलती नहीं है उसमें। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से चर्चा करने के लिए। और आज के मेहमान हैं AIMIM के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हुबान मलिक। हुबान जी, पहले तो न्यूज़ एनपी में आपका स्वागत है। नमस्कार अभिषेक जी, आपकी तरक्की को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। धनबाद के लोग तरक्की करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, शुक्रिया आपका। पहले तो ये बताइए कि झारखंड में राजनीतिक जो संकट आसन्न दिख रहा है, मतलब अभी तक स्थिर नज़र आ रही थी सरकार की, सब कुछ ठीक ठाक चल रही है। पिछली बार मैंडेट जनता ने एक खास एक तरह से कहें कि पार्टी को और उसके एलाइज को दिया, लेकिन अब हेमंत सरकार खतरे में नज़र आ रही है। विभिन्न कारणों से आप उसको मान सकते हैं। क्या ये महाराष्ट्र वाला स्थिति झारखंड में भी हो सकती है? देखिए, अगर महाराष्ट्र से झारखंड को राजनीतिक तौर पे जोड़ के देखेंगे तो महाराष्ट्र में जो कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का जो अलायंस हुआ था, इलेक्शन में शिवसेना के लोगों ने लड़ा बीजेपी के साथ था, और वोट पाने के बाद जब मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली तो शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाके वहाँ पे अलायंस कर लिया। तो शुरुआत से जब गलती हुई थी तो उस वक्त भी हमने कहा था, मुझे याद है कि जब कांग्रेस जो शिवसेना के साथ अलायंस करके उसको मुख्यमंत्री बनाती है तो फिर यह उम्मीद नहीं करे कि ये सरकार 5 साल चले। तो अप्राकृतिक गठबंधन तो झारखंड में भी हो चुका है। जेएमएम भाजपा के साथ सरकार बन गई है। मैं बता रहा हूँ, वही चीज़ मैं आ रहा हूँ। जेएमएम ने भी ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया था, यहाँ पे डिप्टी सीएम बन के वोट लिया था सेकुलर ताकतों का, और मजा लिया जाके बीजेपी के साथ, अर्जुन मुंडा के साथ। तो इस बार ऐसा है कि अपने वोटर को धोखा देने के पोजीशन में ना जेएमएम है ना कांग्रेस है। अच्छा, झारखंड में। और यहाँ कोई एकनाथ शिंदे अगर पैदा होता है तो पार्टी मटिया मेट हो जाएगी। लेकिन भाजपा तो चक्रव्यूह रच रही है। देखिए, भाजपा का काम है, भाजपा की डेमोक्रेसी ऐसी है कि भाजपा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद वो चाहती है कि, मैं आपको पहले ही बोला था एक वर्ड, कमल छाप कांग्रेसी। वो कमल छाप कांग्रेसी को प्लांट करती है, टिकट दिलाती है राहुल गांधी से, और टिकट दिलाने के बाद जब जीत जाती है तो वो साइड में, जैसे क्रिकेटर टीम में 12वां प्लेयर 13वां प्लेयर होता है जिसको मौका मिलता है बीच मैच में, तो उस प्लेयर को खरीदने के बहाने उसको अपने साथ मिलाती है और उसके बाद उसको सरकार में इस्तेमाल करती है। जैसे पिछले बार प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने किया, उनको जिता के लाती है। आरपीएन सिंह जैसे उसी तरह के लोग हैं जिनको मौका मिलता है और उसी तरह से सेट भी होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं झारखंड में। पिछले बार तो सांसद का था चुनाव, तो सांसद के चुनाव में भाजपा ने एक तरह से स्वीप किया, लेकिन कांग्रेस के अंदर घुस के लोगों को टिकट दिलवाया है यहाँ के प्रभारियों ने। लेकिन ये सरकार तो आत्मघाती रास्ता खुद चयन की। अभी बालू, पत्थर, कोयला
सभी खनिज लूट में सरकार निशाने पर है और ईडी जांच भी कर रही है। आप देखा होगा कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि तक निशाने पर है, ईडी पूछताछ के लिए बुलाई है 18-19 व्यवसायियों को। अभिषेक जी, ये लूट जो है ना, झारखंड बनने के बाद जितना भाजपा के लोगों ने किया है ना, जेएमएम को सपना देखना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो अगर सही तरीके से जांच हो, ईमानदारी से ईडी सीबीआई 2000 से जांच करना शुरू करे, अगर हमारे प्रधानमंत्री सही मायने में ईमानदार हैं तो शुरुआत के सरकार से लेके अभी तक का जांच कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि ईडी जब जांच करती है, वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार वाला पार्ट तो देख लेती है, इसके पहले वाली जो पार्ट है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये सेलेक्टिव जो जांच हो रही है ना, ये सेलेक्टिव जांच हो रही है कि तुम पैसा भाजपा के नेता के पास जब जाता है, जिस तरह से सूत्र जाता है, पकड़ाता है कि भाई इनके वक्त में हुआ होगा, तब भाजपा के लोग इंटरव्यू नहीं तो हाल ही में सरजू राय जी कहे थे कि भाई अभी जो जांच हुई उसमें जैसे ही वर्तमान जांच पूजा सिंघल के मामले में जांच शुरू हुई और पूर्व की रघुवर सरकार तक पहुंची, जांच धीमी हो गई। मैं वही बोल रहा हूँ। और एक बात बता रहे हैं, सरयू चाचा तो ईमानदार बनते हैं, बिल्कुल सही बात है, और ईमानदारी से मुद्दा भी उठाते हैं। बहुत बड़े नेता हैं हमारे चाचा हमारे, लेकिन क्या है कि मॉरल जिम्मेदारी सिर्फ जब कुर्सी पर आप बैठिए तो वो मॉरल जिम्मेदारी उस वक्त भी होनी चाहिए जब कुर्सी से आप बाहर हो जाते हैं, तो मॉरल जिम्मेदारी आपकी ख़त्म हो जाती है। अब आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, कोयलांचल धनबाद, यहाँ सांसद बनने की रेस में सभी पार्टियों के अंतर्गत एक घमासान छिड़ा हुआ है। उसका नेता कौन होगा जो अगली बार धनबाद सीट को हासिल करेगा। भाजपा में भी रसाकसी चल रही है, यही रसाकसी कांग्रेस में भी चल रही है। भाजपा में तो समझ में आता है कि हमारे चाचा पहले से विराजमान हैं, अरे उनका सीट पीएन सिंह साहब, पीएन सिंह साहब विराजमान है। कयास लगा जा रहा है कि रिटायरमेंट हो जाए कहीं उम्र के लिहाज। पॉलिटिक्स में कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। जो आदमी 5-5.5 लाख वोट से जीता हो और जिसका कद झारखंड में सबसे बड़ा हो जीतने में, उतना मार्जिन से हमको लगता है ईस्टर्न इंडिया में भी कोई जीता है कि नहीं जीता नहीं मालूम, लेकिन आप उतने मार्जिन से जीतते हैं तो जनता का प्यार मिल रहा है, तभी तो आप जीत रहे हैं। आप किसी को देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ये है ना कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की बात तो करती है, लेकिन कार्यकर्ताओं को बढ़ाया कैसे जाए, उसको एक जो मेहनत करता है ज़मीन पे उसको एक कद कैसे दिया जाए, वो पहले होता था, आज के तारीख में नहीं होता है। अब बताइए ना, कीर्ति आज़ाद साहब को टिकट देने का क्या ज़रूरत था यहाँ पे? वो भाजपा में सेवा कर रहे थे, भाजपा में मान लीजिए सेवा कर रहे थे, उनको भाजपा के आज के नेता उनको सेवा का मेवा नहीं मिला। बिल्कुल। तो उस मेवा नहीं मिला तो वो उठ के चले आए कांग्रेस में, और कांग्रेस में दिल्ली से वाया दरभंगा होते हुए सीधे धनबाद टपक गए, और राहुल जी प्रचार करने भी चले आए। तो इससे लगता है कि कार्यकर्ताओं को कहीं धोखा मिलता है कांग्रेस में। और जो तो मतलब सांसद पीएन सिंह जैसा शख्सियत या उनके जैसा मतलब लोकप्रियता वाला व्यक्ति अभी तक कांग्रेस के पास नहीं मिला। नहीं, कांग्रेस में होगा कहाँ से? अब कांग्रेस में जो कांग्रेस के ओरिजिनल नेता है, जो कांग्रेस के जड़ से जुटे हुए लोग हैं, उनको सही वक्त में आप दीजिएगा नहीं टिकट। आप मान लीजिए हमारे पिताजी ही हैं, मान लीजिए एक बात बता रहे हैं, मन्नान साहब ने यहाँ कांग्रेस को सींचा। कांग्रेस, इसमें कोई दो मत नहीं है, यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता पैदा किए हुए 90% उन्हीं का बिल्कुल पैदा किया हुआ है। अब आप टिकट उनको वक्त पे आज से 25 वर्ष पहले अगर सांसद का टिकट दिए होते तो कार्यकर्ता तो टिकट देने के समय ये हिंदू मुसलमान क्यों हो जाता है? हिंदू, इस पार्टी में हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं, इस पार्टी में सबको देने की बात है, लेकिन टिकट देने के टाइम में नहीं होता है। इसमें हाईकमान का नहीं है, लेकिन चक्कर ये है कि यहाँ पे एक साइलेंट कास्टिज्म है। अच्छा, सेकुलरिज्म के नाम पे एक साइलेंट कास्टिज्म जिसको बोल सकते हैं, कि वो साइलेंट कास्टिज्म है कि आप हमारे इस नेता को दीजिएगा तो हम प्रमोट करेंगे, तो उससे दूसरा जो आपका वोटर है वो अनॉयड हो जाता है साहब। स्वीकार्यता तो सब स्वीकार्यता जिस आदमी की है जो जमीन पे काम करता है, जो जमीन पे खड़ा है, उसको आप अगर मदद नहीं करते हैं वक्त पे तो वो भी डेमोलाइज होता है, उसके साथ जो लोग जुटे हैं वो भी अब डेमोलाइज है। आप उस तरह का काम करते हैं कि बाहर से किसी नेता को थोप दिए, और उस नेता जो आपका परमानेंट साथी है, तो जैसे भाजपा अपने कार्यकर्ता को देखती है वैसे ही देखना पड़ेगा। एकदम बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपने कार्यकर्ता को नहीं देंगे, जीते या हारे वो अलग बात है,
जीतेगा, हारेगा तभी जीतेगा। कोयलांचल धनबाद में मैं इन दिनों देख रहा हूँ कि जो भी राजनीतिक परिवार है, जिनके परिवार में पहले से कोई विधायक है, सांसद है, वो कोशिश में लगा हुआ है कि उसका पुत्र भी राजनीति में आए, यानी उत्तराधिकारी के तौर पे वो उस विरासत को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इसमें आपने देखा कि धनबाद सांसद पीएन सिंह अपने पुत्र, छोटे पुत्र को राजनीति में उतारना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, हालांकि उन्होंने घोषणा नहीं किया है। उसी प्रकार से जेएमएम के टुंडी विधायक मथुरा महतो अपने बेटे दिनेश को मेयर के लिए चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उसी प्रकार से गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे अपने बेटे को पिछली बार टुंडी से उतारे मैदान में लॉन्च कर चुके हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पूर्व मंत्री मन्नान साहब अपने पुत्र को लॉन्च करते, हुबान को लॉन्च करते, हुबान AIM-MIM में चले गए, तो वो आपको लॉन्च क्यों नहीं किए? देखिए, शायद मेरे फादर को लॉन्च करने पर विश्वास नहीं है। उनको अपने बेटे के ताकत पे भरोसा है। उन्होंने पढ़ा दिया, रास्ता दिखा दिया, तो लॉन्च करने की क्या ज़रूरत है। ये कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमारे फादर का एक इमेज है पूरे स्टेट में जी। और एक सभी लोगों के साथ जुड़ाव भी है। तो अगर मैं अच्छा होऊंगा तो लोग मुझे अपने आप अपना लेंगे। तो आखिरी सवाल यही है कि AIM-MIM से अपना रिश्ता आपने तोड़ लिया, तो अब हुबान क्या करेंगे? राजनीति में उनका अगला पड़ाव क्या होगा? देखिए, जनता तय करती है मेरा अगला सांसद कौन होगा, अगला विधायक कौन होगा। अगर हुबान में एबिलिटी होगी तो जनता अपनाएगी। तो पार्टी तो आपको तय करना होगा ना? देखिए, पार्टी तय करने की क्वेश्चन तो आपने बड़ा ज़बरदस्त कर दिया। कांग्रेस मेरा परिवार है, परिवार था। अब ये कांग्रेस को भी सोचना है कि इस परिवार को ज़िंदा रखना है कि कांग्रेस को नहीं रखना है, ये उनके ऊपर भी है। अगर मेरे फादर ईमानदारी से उनका सेवा किए हैं और उसके बदले उनको क्या मिला है, वैसे तो उन्होंने उम्मीद कुछ भी नहीं किया। तो कांग्रेस तो होगा ही, क्योंकि कांग्रेस तो देखिए बिल्कुल है, इसीलिए MIM वालों ने मुझे इसलिए लिया क्योंकि मैं मन्नान साहब का बेटा था। अगर मैं मन्नान साहब के बदले पीएन सिंह का बेटा होता तो MIM वाले प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाते। सही समझिए, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर इस परिवार से मैं नहीं आता तो MIM का स्टेट प्रेसिडेंट मैं कभी नहीं बनता। तो कांग्रेस में आप जो है जानने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अब कांग्रेस को सोचना है। नहीं, इच्छा क्या, मैं तो उसी परिवार में हूँ, मैं परिवार से बाहर नहीं हूँ। मेरा कैरेक्टर नहीं बदला है। आप कितना भी जान लीजिए कि जिस परिवार से मैं आता हूँ, मुझे याद है मेरे फादर ने कहा था इलेक्शन में, उनको काफ़ी नाराज़गी थी, लेकिन मैं जा करके भी MIM में आपको ये नहीं सोचा, क्योंकि पब्लिक का ओपिनियन जो था वो बीजेपी के अगेंस्ट था, MIM के फेवर में नहीं था। MIM के फेवर में नहीं था, क्योंकि आप कहीं से हैदराबाद से मान लीजिए आप आए, या हम कोई पार्टी लेके गए, साल भर भी नहीं हुआ, कोई किसी को नहीं अपनाएगा। लेकिन आरोप तो यही लगा कि AIM-MIM जो है वो बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम करती है। देखिए, अब सिंदरी में JMM की वजह से बीजेपी जीत गई, ठीक है। निरसा में JMM की वजह से बीजेपी जीत गई। अब राजमहल में JMM की वजह से बीजेपी जीत कहीं कहीं क्रॉस होता है ना, वो नहीं, क्रॉस नहीं। आप कहीं देखिए, आप इससे पहले बीजेपी सरकार 2000 में बनाया था तो क्या MIM की वजह से बनाया था? आप शिवसेना के साथ अलायंस किए तो MIM की वजह से किए नहीं, लेकिन इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि ओवैसी साहब को जहाँ मतलब भाजपा को जहाँ फायदा लेना होता है, चाहे वो यूपी हो, बंगाल हो, बिहार हो, कहीं पे भी, तो देखिए आप ओवर इम्पोर्टेंस किसी को दे रहे हैं। मीडिया अगर ओवर इम्पोर्टेंस दे रहा है एक MP को टीवी में बैठा कर, सही है, और प्रचार जो वो चाह रहे हैं उससे ज़्यादा प्रचार कर रहा है जी, तो आप क्या चाह रहे हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि आप क्या चाह रहे हैं ये बताइए। मैं ये राजनीतिक खेल की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई हैदराबाद का एक पार्ट का MP है, उस दूसरा पार्ट में भी अपना MP नहीं बनाया है, मैंने फिक्स पहले से दूसरा पार्ट में भी नहीं बनाया है। अब 2014 से पहले आप नहीं खुलवाना चाह रहे थे, 2014 से पहले ओवैसी साहब कांग्रेस के साथ थे। सही है, ओवैसी साहब कांग्रेस के साथ थे, UPA 2 के भी साथ थे, UPA 1 के भी साथ थे।
अब बाबरी मस्जिद तो गिरी थी 1992 में, जिसकी जिम्मेदारी वो सब लोग ठहराता है कि कांग्रेस ने किया था। जी। तो फिर ओवैसी साहब यूपीए 1-2 में क्या कर रहे थे? हाँ, तो ये मतलब सवाल तो बनता है ना भाई, जिस मुद्दे को उठा के आप पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में आप बोलते हो, कोई भी आदमी बोलता है। ये राजनीतिक खेल 2014 के बाद बदल गया। एक सबसे अच्छा ओरेटरी आदमी, वो सांसद है, उसको रत्न मिला है, सांसद रत्न मिला है, और यूथ है, वो यूथ उसको फॉलो करता है। तो फॉलो करता है तो बीजेपी ये चाहती है कि वो 5% वोट जो स्विंग होने की वजह से सेकुलर वोट और बीजेपी के वोट में फर्क पड़ता है, वो 5% हिंदू वोट डिस्टर्ब हो जाए। जी, वो ये 5% सारा खेल पोलराइजेशन को लेकर। हाँ, ये इस पोलराइजेशन में कंट्रीब्यूटरी करने के लिए और पार्टी एक्सपेंशन, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी 70 वर्षों में सच्चर कमेटी दिखला दी। अब सच्चर कमेटी दिखला दी तो उसमें कंफ्यूजन हो गया लोगों को, माइनॉरिटी का ट्रस्ट खो थोड़ा डगमगाने लगा। तो डगमगाने लगा तो आज का यूथ ये सोच रहा है कि हमको अपना एक लीडरशिप चाहिए। अब फाइनली ये सवाल है कि झारखंड में जो सरकार है वर्तमान, अभी तो बालू तस्करी और पत्थर तस्करी को लेकर निशाने पे है, तो ये सरकार अगर कोर्ट के आदेश के तहत कुछ ऊंच नीच हुआ और सरकार किसी कारण से अगर कुछ हुआ, तो क्या इसको भाजपा को फायदा मिल पाएगा या फिर हेमंत सोरेन स्थिति को संभाल लेंगे? देखिए, हमको नहीं लगता है, मुझे उम्मीद है कि हेमंत सोरेन अपने बीच से कोई एकनाथ शिंदे पैदा नहीं होना चाहिए, सबसे पहला बात। दूसरी बात, इनको बहुत ज़रूरी है कि 15 दिनों के अंदर स्टेट में जितना मिनरल्स पॉलिसी है उसको कागज़ पे तैयार करके कंप्लीट कर लें। अभी तो देखें कि इरफान भाई एक वीडियो जारी किए कि कैसे लूट हो रही है जामताड़ा और धनबाद सीमा पर। देखिए, वो डायनेमिक मुख्यमंत्री के डायनामाइट एमएलए हैं समझ गए ना? तो डायनेमिक मुख्यमंत्री के डायनामाइट एमएलए को मैं इतना ही कहूँगा कि अपनी सरकार को आप एक्सपोज उतना ही कीजिए, क्योंकि लूट पहले भी हुआ है, और आप कागज़ पे उस पॉलिसी को मदद कीजिए। आप लोग जिस एरिया में हैं आपकी, जल्दी से जल्दी पॉलिसी बन जाए और पंचायत में ताकत जाए, माने बालू लोगों को मिले, बालू लूटे नहीं, बालू मिले लोगों को और सरकारी रेट पे मिले, और लोगों को बालू का डिपो भी मिले और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। सिर्फ डायनेमिक मुख्यमंत्री के डायनामाइट एमएलए अगर डायनामाइट की तरह हर जगह आके फूटेंगे तो उससे कागज पे काम नहीं होगा और न ही जमीन पे काम होगा। सरकार भी असहज होगी, और सरकार अपने ही घर को रोड पे नीलाम करने में आप कहीं बचिएगा नहीं। ये समझदारी नहीं है। मैं अपने घर को नीलाम करने जाऊं तो मैं फिर अपने घर का ही नहीं रह जाऊंगा जी। तो इसलिए थोड़ी समझदारी से, बहुत मुश्किल से सरकार 5 साल स्टेबल बनी है आपकी, और बहुत लोग, गरीब लोगों का आप पर आसरा है। मैं रांची में ही बोल रहा था कि रांची में जो अभी कांड हुआ, मैं उस पर भी जिक्र करना चाहता हूँ जी। कुछ लोग बोले कि आप क्यों नहीं बोले? हम बोले इतने बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए जो पिछली सरकार में जिनको बोल रहे थे बीजेपी के बाद, तो आज वो लोगों को बोलना चाहिए जिन लोगों ने सरकार बनवाया है। मान लीजिए कोई मामला इशू होता है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है मेरे यहाँ, कहाँ मेरे पूरे हिंदुस्तान के उलेमा या सांसद सभी मिल के बैठे और मोदी जी के पास गए? हाँ, जाना चाहिए था। आप देश से बाहर तो है नहीं, आप सब जगह अपना अपना मीटिंग करना शुरू कर दिए साहब। कोई मेरे पर्सनल राइट पे, फंडामेंटल मेरे राइट जो है उस पर कोई हमला इंडिविजुअल कर दिया, तो उस इंडिविजुअल को हम सजा देने के लिए हमको प्रधानमंत्री के पास जाना होगा कि नहीं जाना होगा? एक दबाव बनना चाहिए। तो ये दबाव आउट ऑफ द वे पार्टी के एक फोरम आपको बनाना चाहिए जिससे कि हम प्रधानमंत्री से मिल सके। तो हिंदुस्तान की सहिष्णुता में तो है, हिंदुस्तान का जो जीन है उसमें सहिष्णुता है। बिल्कुल, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस जगह पे जो लोग, हम लोगों को मेजोरिटी कम्युनिटी जिस तरह का साथ है मेरा, जिस तरह का रिश्ता है, वो रिश्ता कोई प्रधानमंत्री के बदौलत नहीं बना है। ये रवायत हमारे हमको एंसेस्टर से मिली है जी, और वो लोग हमको साथ देने को तैयार हैं साहब। आप हमारे पैगंबर के बारे में जितना हम नहीं जानते हैं वो पढ़ते हैं आज की तारीख।
वो बताते हैं कि तुम्हारे पैगंबर तो ऐसे थे, तुम कैसे हो गए हो यार। नहीं तो आस्था और पूजा की पद्धति हमारे रिश्तों को थोड़े अलग कर सकती है। मैं तो बोल रहा हूँ आपको कि मैं मंदिर भी गया देखने के लिए, मैं मस्जिद भी गया, मस्जिद में कई हिंदू भाई के साथ भी गया जी। जाने में कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन चक्कर हो जाता है कि वहाँ जाने के बाद जो हालात देखता हूँ कि आप बोलते हो इसको अपनाओ इसको, लेकिन मेरे कम्युनिटी में भी बता रहा हूँ 5% लोग ऐसे हैं, 95% लोग अच्छे हैं। तो अच्छे बुरे सब जगह है। सब जगह हैं। तो इसमें आप 5% को लेके अपने देश का परसेप्शन कभी नहीं बनाना चाहिए इंसान। तो ये हैं हुबान मलिक जो बता रहे थे कि हिंदुस्तान की रवायत में हिंदुस्तानी जो संस्कृति है वो हमारे अंदर में रचा बसा है। तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि हुबान मलिक ने देश, समाज और वर्तमान राजनीतिक हालातों पर जो चर्चा की है उस पर सरकार को भी गौर करनी चाहिए। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।